नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। माफिया के खिलाफ मुहिम, ये लाइन साल 2018 में सरकार बदलने से लेकर 2020 तक सत्ता परिवर्तन और आज तक लगातार सुनते आए हम। लेकिन इस मुहिम का सबसे बड़ा खतरा उन कर्मचारियों को रहता है जो जमीनी स्तर पर इसको अंजाम देते हैं। बीते कुछ दिनों की घटनाएं इस बात को पूरी तरह साफ करती हैं। सरकार ने निर्देश दिया है, चिंता व्यक्त की है, लेकिन जमीनी हालात कितने बदलेंगे इस पर कोई कुछ नहीं कह पाता। अरे कहाँ को भाग रहे हो? कहाँ को भाग रहे हो? क्या भाग रहे हो? हाँ चला चला गलत, गोली चला गोली चला गोली चला गोली चला। ये तस्वीरें देवास जिले के पुंजापुरा रेंज के रतनपुर के जंगल की है, जहां 52 साल के वन रक्षक मदन लाल वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल वर्मा के ही मोबाइल से एक वीडियो मिला है जिसमें यह पता चला है कि शिकारियों ने वर्मा की हत्या की। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां शुक्रवार सुबह चंबल से रेत भरकर ला रहे माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें टीआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दो अलग अलग इलाकों की ये खबरें बताती हैं कि माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं और वो सरकारी कर्मचारियों को गोली मारने, हत्या करने से भी नहीं डर रहे हैं। वैसे सरकार का इस पर अलग रुख है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री इसे सरकार की सख्ती के तौर पर देखते हैं। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है, हमारे यहाँ किसी भी तरह का माफिया काम नहीं कर सकता। जब सरकार का शिकंजा कसता है तो निश्चित रूप से छोटा मोटा रिएक्शन आता है। ये हमारे सकारात्मक एक्शन का नकारात्मक रिएक्शन है और ये बख्शा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं, ये कांग्रेस की सरकार में माफियागिरी चलती थी। सरकारी कर्मचारियों पर माफियाओं के हमले का असर भोपाल में भी दिखा। कटनी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही गृह, वन और राजस्व विभाग को संयुक्त प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाए। देवास में हमले में मारे गए वन रक्षक को शहीद के बराबरी का दर्जा देने का फैसला भी लिया गया। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासत कहां रुकने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जहां ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरा, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने जुबानी हमला किया। जिसमें अवैध खनन उनका रोजगार है तो हमले होंगे, और हमले इसलिए होते हैं कि तुमने पैसा भी ले लिया और रोकते भी हो। यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में ये अवैध रेत खनन समाप्त हो सकता है। रेत माफियाओं का हमला करने का ये सिलसिला काफी पुराना है। 2012 में मुरैना में आईपीएस नरेंद्र कुमार पर रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त भी माफिया से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की बातें हुई थी, लेकिन कई साल बीत गए, नहीं बदले तो हालात। देवास से मोहनीश वर्मा और ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शनिवार को कटनी पहुंचे। 54 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने झिंझरी के होमगार्ड मैदान पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी थे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग का दौर भी चला। इसके बाद झिंझरी के रहने वाले एक हितग्राही के घर पर भोजन किया। शिवराज सिंह चौहान हितग्राही राजेंद्र श्रीवास के घर पहुंचे। बड़े ही सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें परोसे गए। सरकार फॉर्म में है भाई, बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी कीमत में। हिस्ट्री सीटर बदमाश बेटा बेटियों के साथ छेड़ करने वाले
एक महीने में 50 बेटियां कटनी जिले की वापस लेके हम आए और ऐसे बदमाशों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वीडियो की तरफ आंख उठा के भी देखा तो इस धरती पर रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी कीमत में। वहीं नरसिंहपुर पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राकेश सिंह ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास न कोई मुद्दा है, न किसानों के हित के लिए कोई योजना। कहा कि 55 साल आजादी के बाद कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन किसानों को एमएसपी ठीक तरीके से नहीं दे पाई। के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना ही किसानों के हित के लिए कोई योजना। 55 साल आजादी के बाद कांग्रेस ने राज किया, लेकिन किसानों को एमएसपी भी ठीक तरीके से नहीं दे पाए। कांग्रेस ये चाहती है कि कुल मिलाकर जिस तेजी के साथ देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उस पर विराम लगे। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस जहां गुटी समीकरण छोड़कर सर्वे के आधार पर मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए टिकट बांटने पर फोकस कर रही है, तो बीजेपी में गुटी समीकरण नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार तमाम समीकरणों के साथ गुटी समीकरण भी साधना होंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी में ऐसा कोई गुट नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक है। इधर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कटाक्ष किया कि बीजेपी ने बीमारियों को खुद खरीदा है, तो इसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी साधने वादने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो युद्ध के मैदान में 24/7 तैयार रहती है, चाहे निकाय के चुनाव हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के हों। आने वालों में आप दिनों में देखना कि जो संघर्ष है, जो जन कल्याण है भारतीय जनता पार्टी का, वो फलीभूत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने खुद बीमारियां खरीदी हैं, तो भुगतान तो उसका उन्हें करना पड़ेगा। और कांग्रेस हमेशा से साइलेंट में काम करती थी, और भारतीय जनता पार्टी जो है ढोल धमाके के साथ काम करती थी। अब ढोल बजने बंद हो गए तो जनता को दिखने लग गया है कि गिरोहबंदी चालू हो गई, इस पार्टी में लड़ाइयां चालू हो गई। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बच्चे के समान हैं। दिग्विजय सिंह गुना में मीडिया से बात कर रहे थे और इस दौरान राज्यसभा में उनके और सिंधिया के बीच के संवाद को लेकर सवाल पूछ लिया गया। उन्होंने कहा कि सिंधिया जिस प्रभावी ढंग से कांग्रेस का समर्थन करते थे, उतने ही अच्छे ढंग से अब बीजेपी की बात करते हैं। सिंधिया मेरे बच्चे के समान है, बच्चे कुछ भी करें, बड़े तो आशीर्वाद ही देते हैं। जिस प्रभावी ढंग से वो कांग्रेस का समर्थन करते थे, अब उतने ही अच्छे ढंग से वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। मेरे बच्चे समान है, बच्चा कुछ भी करे आशीर्वाद तो देते ही पड़ेगा। तो बच्चे को करी जाएगी कि बच्चे की घर वापसी करी जाएगी क्या? ये तो किसने कहा था तुम चले जाओ। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों ने आज 3 घंटे का चक्का जाम किया, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में भी किसानों और कांग्रेस नेताओं ने कई जगहों पर हाईवे को जाम किया। गुना में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जबकि जबलपुर के पाटन में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली। ग्वालियर में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने किसानों के साथ हाईवे को जाम किया। इंदौर में कांग्रेस और किसानों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग दोहराई। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजदूर किसानों के पक्ष में रही है और इस कानून के हम लोग विरोधी हैं। वापस होना चाहिए, किसान विरोधी है और ये हठधर्मिता छोड़नी, तो ये पूरा आंदोलन जो है गांव-गांव फैल चुका है। किसान पूरे देश में बाहर आ चुका है। ये खाली पंजाब हरियाणा का लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। ब्रिटिश काल में भी ऐसा हुआ था और सरकार ने बोला था कि हम नहीं झुकेंगे 3 काले कानून के विरुद्ध। अब आज भी वही चीज मोदी जी कर रहे हैं, मगर ब्रिटिश काल भी झुका था और आज भी सरकार को झुकना पड़ेगा। ये विपक्षी दल ने ये नहीं बता पाया कि इस कानून में गलत क्या है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना
और राजनीति करना ये गलत है। हम तो स्वागत करते हैं अगर उनका कुछ अच्छा सुझाव हो, कुछ अच्छा वो बताना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं किसानों की आय दुगनी हो, किसानों के लिए अच्छा जो हो सकता करें, लेकिन बिना वजह विरोध करना ये समझ के परे है। किसान की यदि कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ वार्तालाप कर रही है और किसान भी वार्तालाप के लिए तैयार है। ये कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। और गुना से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक बागी बन गए, पुलिस कर्मियों को मारने की धमकी दी। नीरज टोनी ने खुद का वीडियो बनाकर वायरल किया। तत्कालीन आईजी समेत कुछ पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि मैं बागी बन गया हूं, कोई पकड़ने आया तो मार दूंगा। IBS24 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक बागी बना दिखाई पड़ रहा है, पुलिस कर्मियों को मारने की धमकी दे रहा है। नीरज टोनी ने खुद का वीडियो बनाकर वायरल किया है। तो पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक खुद को बागी बताता है और अगर पकड़ने की कोशिश की तो मारने की धमकी देता है। मुकदमे कायम किए गए, झूठी शिकायतें गई, तो जब झूठे हो ही रहे हैं तो अपना सच्चाई करूंगा ना। दिनांक आज से मैं खुद को बागी घोषित करता हूं। मेरे सामने मेरे ऊपर लगातार मुकदमे कायम किए गए, झूठी शिकायतें गई, तो जब झूठे हो ही रहे हैं तो अपना सच्चाई करूंगा ना। दिनांक आज से मैं खुद को बागी घोषित करता हूं। मेरे सामने जो आएगा मैं उसमें गोली मार दूंगा, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई हो। मैंने पुलिस की रोटी खाई है, पुलिस मेरे सामने ना आए। ये वीडियो के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है और जांच सभी बिंदुओं पे कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। आरक्षक के बारे में जानकारी मिली है क्या? आरक्षक के बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन हथियार जो लेके गया था वो मिल चुका है, उसकी जब्ती कार्रवाई की जा रही है। और हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नीरज, एक वीडियो सामने आया है, इसके बारे में क्या पता चल पाया और पुलिस इस पे क्या कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक जो है वो राइफल लेकर गायब हो गया था और कहीं ना कहीं इसके बाद बागी होकर उसने अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए। इसके बाद में पुलिस हरकत में आई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो हथियार लेकर गया था वो बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी जो आरक्षक है उसे नहीं पकड़ा गया है और अभी भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस कर्मियों को मारने की धमकी दी है और इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने की बात की जा रही है और पुलिस का भी कहना है कि वीडियो उनके भी संज्ञान में है और इस पर एक्शन या जांच जारी है। गुना के चाचौड़ा में छात्रवृत्ति को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया। कुंभराज में आदिवासी सहरिया समाज के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में डाइस कोड का उपयोग करके हेराफेरी की गई। शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट में सामने आया कि बीआरसी और कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत से आईडी पासवर्ड का दुरुपयोग करते हुए अपने करीबियों के 3 अलग अलग खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर कर दी गई। फिलहाल 4,73,820 रुपए का घोटाला अब तक पकड़ में आया है। गुना कलेक्टर के निर्देश पर बीआरसी नाथू सिंह भिलाला और कंप्यूटर ऑपरेटर अर्जुन मीना पर कार्रवाई की गई। बीआरसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीआरसी चाचौड़ा द्वारा प्रदत्त जो आईडी पासवर्ड है उसको उसके जो कार्यालयीन ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा यूज करके फर्जी छात्रों की छात्राओं के वेंडर बनाकर कंप्यूटर ऑपरेटर श्री अर्जुन मीना ने अपने स्वयं के खाते में, पत्नी के खाते में और अपने रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर की। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 2 प्रोफेसर के बीच आपस की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरी घटना विश्वविद्यालय के कुलपति दफ्तर के ठीक बाहर की है। दरअसल एमबीए डिपार्टमेंट के 2 प्रोफेसर डॉक्टर कामरान सुल्तान और डॉक्टर दीनदयाल बेदिया, इनके बीच झगड़ा हो गया। कामरान ने अपने एलएलएम में एडमिशन को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी क्लास का वक्त दिन का रहेगा। इस पर डॉक्टर बेदिया ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर दिन में कामरान पढ़ने जाएंगे तो डिपार्टमेंट की क्लास प्रभावित होंगी। इस पर दोनों चर्चा के लिए रजिस्ट्रार के पास गए, लेकिन नतीजे तक बात पहुंचने के पहले आपस में दोनों भिड़ गए।
रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि इस मामले में कुलपति ने घटना को अनदेखा किया और दोबारा ऐसा न करने की नसीहत दी। छतरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस सनसनीखेज मामले में एक महिला समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ के जशपुर से 18 साल की लड़की का अपहरण हुआ था। छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच में छतरपुर के एक दंपति का खुलासा हुआ और छत्तीसगढ़ पुलिस छतरपुर के मलहरा पहुंची, जहां छतरपुर एसपी के निर्देश पर अजय राय और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने पर चौंकाने वाले राज पता चले। पूछताछ में यह जानकारी हाथ लगी कि जिस लड़की का अपहरण हुआ उसे एक के बाद एक 6 जगह खरीदा और बेचा गया। आखिरी बार 70,000 में यूपी के ललितपुर के रहने वाले संतोष कुशवाहा को उसे बेचा गया, जिसके बाद संतोष ने अपने बेटे बबलू से उस लड़की की शादी कर दी। हालांकि शादी के बाद लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो मानव तस्करी करता था, महिलाओं को लगातार बेचता था, ऐसे गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फरियादी इसमें प्रमुख तौर पे छत्तीसगढ़ का था। उसने बताया था कि उसकी बच्ची को यहाँ पे लाके बेचा गया था। इस विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और छतरपुर पुलिस ने एक साथ काम किया और जितने भी आरोपी इसमें थे सभी को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड के बाद छत्तीसगढ़ भेजा गया। भोपाल में आरकेडीएफ कॉलेज की छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली 4 लड़कियों को 5 साल की जेल हुई है। राजधानी भोपाल में पहली बार है जब रैगिंग के मामले में 4 छात्राओं को एक साथ दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया ने आत्महत्या के मामले में दोषी 4 लड़कियों निधि, दीप्ति, कीर्ति और देवांशी को 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया के फैसले सुनाने के तुरंत बाद चारों लड़कियों को हिरासत में लेकर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। इनमें से 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। एक लड़की का 11 महीने का बेटा है जो उसके साथ जेल गया है। इस मामले में सरकारी वकील मोहम्मद खालिद कुरैशी ने पैरवी की थी। अदालत ने सबूतों की कमी के चलते एक आरोपी शिक्षक मनीष को बरी कर दिया। अनीता शर्मा जो मृतका थी उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी इन लोगों की प्रताड़ना की वजह से, और सुसाइड नोट और जो एविडेंस आई उसके आधार पर ये जजमेंट हुआ है। इसमें चारों लड़कियों को 5-5 साल की सज़ा दी गई है। 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना हुआ है और उसमें जो एक टीचर थे मनीष गुप्ता, उनको कोर्ट ने निर्दोष माना है। 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। जो वर्कर सेशन के दौरान छूट गए उनके लिए मॉप अप राउंड भी 3 दिन तक चलाया गया। बावजूद इसके प्रदेश में बड़ी संख्या में हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवाने आगे नहीं आए। वहीं अब इन हेल्थ वर्कर्स को ड्रॉप मान करके छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि टीकाकरण के लिए छूटे वर्कर्स को काफी वक्त दिया, मगर अब उनको कोई और मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना है। 8 जनवरी से प्रदेश के करीब 3 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को 5 दिन में टीका लगाया जाना और उसके बाद 16 फरवरी से टीकाकरण का दूसरा फेज शुरू होगा। इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रदेश के 1200 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। हम लोगों ने 16 तारीख को जब प्रोग्राम चालू किया था तो एक निश्चित कार्य योजना बनाई गई थी और उसमें यह भी बताया गया था कि हम एक 3 दिवसीय मॉप अप राउंड भी करेंगे और वो अंतिम अवसर होगा। तो इसलिए अब स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अन्य कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी क्योंकि 8 तारीख से फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है पूरे प्रदेश के 51 जिलों में। मध्य प्रदेश में सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने 3 सूत्री मांगों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। मुरैना में जीवाजीगंज के पार्क में कर्मचारी हड़ताल के लिए जमा हुए। कर्मचारियों की एक मांग नियमितीकरण और वेतन भत्ते से संबंधित भी है। इसके अलावा सालों से रुके कमीशन पर क्लियरेंस और 2 महीने से राशन की कटौती का निवारण कर्मचारियों की मांगों में शामिल है। पूरे प्रदेश में 4525 उचित मूल्य की दुकानें और समितियां हैं। हड़ताल का असर सरकार द्वारा फसल की खरीदी बिक्री, गरीबों को दिए जाने वाले राशन पर भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी उनकी भांति वेतन और सुविधाएं दी जाए। जो कई वर्षों से उपार्जन का काम जैसे धान, गेहूं, चना, सरसों आदि का खरीदी का कार्य करते हैं, उनका भी कमीशन कई वर्षों से नहीं मिला। जब तक हम लोगों की ये मांग मंजूर नहीं होगी
तब तक हम राशन बतल का कार्ड, पीडीएस का कार्ड, सहकारी संस्थाएं, उचित मूल्य की दुकानें, सामूहिक भंडार, ये सब बंद रहेंगे। गरीबी कई बार अच्छे मजबूत व्यक्ति तक के हौसले पस्त कर देती है, लेकिन कई ऐसी शख्सियतें हैं जो कठिन हालात में भी अपने सपने को पूरा करने में दिन रात एक करते हैं। इंदौर में मजदूरी कर कुश्ती करने वाले पहलवान सनी जाधव को खेल मंत्रालय ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। IBC 24 संवाददाता शालिनी हार्डिया ने पहलवान सनी जाधव से बातचीत की। गरीबी कभी भी किसी के हौसले पस्त करने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी शख्सियत भी होती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान एक कर देते हैं, भले इसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। कुछ ऐसी ही शख्सियत इस समय मेरे साथ मौजूद है। इंदौर में कुश्ती खेलते हैं जाधव और करीबन 10 से ज़्यादा राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुके हैं। मैं पहले भारत सरकार द्वारा जो मुझे 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं करीब 10 साल से मल्हार आश्रम सेंटर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। और जो मेरे कोच हैं श्री वेद प्रकाश जावला और श्री कृपा शंकर पटेल जी, जो अर्जुन अवार्डी है, वो मुझे सपोर्ट करते हुए आए हैं और बहुत मदद करी है उन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति में। सनी, क्या ड्रीम है? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, इंटरनेशनली ओलंपिक का कुछ प्लान? हाँ जी, जो कोच हैं वो बता रहे हैं कि आगे का सपना अपना ओलंपिक का है, ओलंपिक की तैयारी करो, अपना लक्ष्य ओलंपिक है। और अभी जो सीनियर नेशनल होने वाला है उसमें मैं हिस्सा लूँगा और मेडल लाके जो एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड होंगे उसमें जाने की कोशिश करूँगा, उसी की तैयारी चल रही है। सनी, आपके जैसे और भी बहुत सारे होनहार लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि कितनी भी कठिन परेशानियाँ आए या कुछ भी हो, अपने को अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, मेहनत करती रहना चाहिए। फल अपने को मिलेगा, बाद में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए मेहनत करते रहना चाहिए और सनी ने वाकई वो मिसाल पेश की है। 10 साल से लगातार रेसलिंग में नए मुकाम हासिल किए। कई बार कई विकट परिस्थितियाँ आई क्योंकि डाइट के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन उतनी कठिन परिस्थितियों से उबर कर अब जाकर खेल मंत्रालय ने इसकी ओर ध्यान दिया है और एक बड़ी राशि सहायता के रूप में प्रदान की है। संतोष जटवान के साथ शालिनी हार्डिया, IBC 24 इंदौर। और इंदौर के चिड़ियाघर में 2 बड़ी सौगातें शहरवासियों को एक साथ मिली। चिड़ियाघर में शनिवार से बैटरी से चलने वाली कार की शुरुआत हुई, साथ ही पक्षी विहार का शुभारंभ हुआ। सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया, निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने इसका शुभारंभ किया। लेकिन अब दर्शकों को इन दोनों सुविधा का लाभ लेने के लिए अलग से पैसे खर्चने होंगे। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय 52 एकड़ में बना है। इस कारण यहां आने वाले बुजुर्ग और छोटे बच्चों को घूमने में काफी दिक्कत होती थी। इसीलिए निगम ने इसके लिए बैटरी वाली कार चलाने का फैसला किया ताकि लोगों को ये सुविधा मिले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।